जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये कहानी हमें भेजी है सोबिया ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक छोटे से गांव सांग से है। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि ये बात उस वक्त की है जब मेरी शादी हमारे मोहल्ले में ही रहने वाले चौधरी रईस साहब, जिनको मैं अब अब्बा जी कहती हूँ, उनके बड़े बेटे से हुई थी। उस वक्त हम लोग और मेरे ससुराल वाले सांग में ही रहते थे। सांग एक छोटा सा गांव है। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरे देवर और ननंद गांव के ही स्कूल में पढ़ रहे थे, मगर आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था। तभी मेरे ससुर ने गांव का मकान बेचकर शहर में शिफ्ट होने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई हासिल करें। गांव में रहेंगे तो आवारागर्दियों में पड़ जाएंगे और ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तभी गांव का मकान सेल कर अब्बा जी ने शहर में एक पुराने इलाके में घर ख़रीद लिया। अब्बा जी कहते थे कि पुराने इलाके में घर ख़रीदना ज़्यादा ठीक रहता है बजाय कि नए इलाकों में। नए इलाकों में होने वाले और नए आने वाले लोग पता नहीं कहाँ के होते हैं और उनका पसे मंज़र, उनका बैकग्राउंड कैसा होता है पता नहीं चलता, और वो नए इलाकों में आकर आबाद हो जाते हैं जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं होता। पुराने इलाकों में रहने वाले मकीन सालों से एक दूसरे को जान चुके होते हैं। जहाँ घर लिया था वो इलाका था तो पुराना, मगर वहाँ घर बहुत उम्दा तर्ज के बने हुए थे। बड़े बड़े कमरे, हवादार खिड़कियाँ, बगीचे, पूरी गली में बेहतरीन किस्म के खुले खुले मकान बने हुए थे। जब से हम उस घर में शिफ्ट हुए थे सब बहुत खुश थे, क्योंकि गांव की ज़िंदगी से निकलकर शहर में आना भी एक अलग ही किस्म का तजुर्बा होता है। मेरी तो पूरी ज़िंदगी गांव में गुजरी थी, तभी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। जो भी हमारे घर में आता था तारीफ़ के बिना रह नहीं पाता था। अब्बा जी के बहुत अजीज़ दोस्त भी इसी गली के कोने वाले मकान में रहते थे, और ये मकान भी उन्होंने ही अब्बा जी को दिलवाया था। हमारे मकान के साथ ही एक और मकान था जो बराए फ़रोख्त होने के लिए तैयार था। वो मकान सालों से खाली पड़ा हुआ था। जिसने वो घर तामीर करवाया था वो अचानक ही इंतकाल कर गए। फिर जिस फैमिली को फ़रोख्त किया उनके शौहर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, और उस औरत ने फ़ौरन वो मकान सील कर दिया और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर और शिफ्ट हो गई। फिर ये मकान जिसने ख़रीदा था वो भी कुछ अरसा ही रहा और फिर बाहर शिफ्ट हो गया। नेज़ ये कि तामीर करने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को ही इस घर में रहना नसीब नहीं हुआ था। तब से मकान खाली पड़ा हुआ था और लोग इससे खौफ खाते थे। सबको लगता था कि ये घर ठीक नहीं है, यहाँ कोई और मखलूक का कब्ज़ा है। ये सब बातें अब्बा जी को उनके दोस्त ने ही बताई थीं, मगर अब्बा जी इन चीज़ों को नहीं मानते थे। वो अलग ही मिजाज के आदमी थे। एक दिन अब्बा जी ने मेरे शौहर को कहा कि अगर ये साथ वाला मकान मैं ख़रीद लूँ तो अच्छा हो जाएगा। बीच वाली दीवार तो तोड़ देंगे, घर बहुत कुशादा हो जाएगा और आगे चलकर बच्चों के लिए भी आसानी हो जाएगी, कोई तंगी नहीं होगी। जबकि जिस मकान में हम रहते थे वो भी बहुत बड़ा और कुशादा था, मगर अब्बा जी चाहते थे कि अगर साथ वाला मकान भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा जगह हो जाएगी। अब्बा जी की सांग में ही बहुत बड़ी ज़मीन थी जिस पर खेती बाड़ी होती थी, मगर वहाँ से कोई ख़ास रकम नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ बरसों से जो लोग डेरा जमाए बैठे थे वो फसल का 3 हिस्सा खुद रखते थे और चौथा हिस्सा अब्बा जी को देते थे। अब्बा जी ने कहा कि ज़मीन का कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर है कि मैं इसको बेच दूँ। अब्बा जी गाँव गए और उन लोगों को कहा कि मैं ज़मीन मौजूदा कीमत से कम में फ़रोख्त कर रहा हूँ, अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें। वो लोग तो थे ही इसी ताक में कि उनको ज़मीन हमेशा के लिए मिल जाए,
انہوں نے فوراً ابا جی سے وہ زمین خرید لی اور پھر کچھ ضروری کاغذی کارروائی کر ابا جی رقم لے کر شہر آئے۔ مگر اب بات یہ تھی کہ ساتھ والے مکان کا مالک ملک سے باہر تھا۔ کچھ عرصہ گزرا ہوگا کہ وہ پاکستان آ گیا، مگر اس گھر میں نہیں شفٹ ہوا، کسی ہوٹل میں رہ رہا تھا۔ ابا جی کے دوست نے ان کو بتایا کہ وہ ساتھ والے مکان کا مالک آیا ہوا ہے، مگر یہاں نہیں رہ رہا ہے، کسی ہوٹل میں ہے۔ ابا جی نے کہا کہ اس کو بلوا لو اور بات کرتے ہیں ہم کہ کتنے میں فروخت کر رہا ہے۔ مالک سے ملاقات ہوئی اور ڈیل اچھے پیسوں میں ڈن ہو گئی، جبکہ قیمت اس گھر کے حساب سے بہت کم تھی، مگر ہم خوش تھے کہ چلو کم پیسوں میں ہمیں وہ گھر مل گیا ہے۔ مگر ایک بات نوٹ کی تھی، اس گھر کا مالک بہت پرسکون لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے بہت بڑی مصیبت سے اپنی جان چھڑوائی ہے، تبھی وہ کم پیسے ملنے کے باوجود بھی سکون میں تھا۔ خیر، ابا جی نے وہ مکان خرید لیا اور دونوں گھروں کے درمیان والی دیوار کو گرا دیا۔ اس طرف کے گھر میں بھی باغیچہ تھا جہاں بہت بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے۔ کچھ کام وغیرہ کروانا تھا، وہ ابا جی نے کروایا اور مکان کو سیٹ کروایا۔ پھر ابا جی نے مجھے اور میرے شوہر کو ساتھ والے گھر میں شفٹ کر دیا۔ میں جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ اکثر رات کو میں ڈر کے اٹھ جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے، جو آنکھوں سے تو اوجھل ہے مگر اس کی موجودگی محسوس کرنا آسان ہے۔ میرے شوہر اکثر میری باتوں کو وہم قرار دیتے تھے۔ اکثر جب میں اپنے شوہر کو کام پر بھیجنے کے بعد سو جاتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، مگر جب آنکھ کھولتی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی امی کو کال کی اور کہا کہ امی، میں جب سے نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہوں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے، آپ ایسا کریں کہ خالدہ کو میرے پاس کچھ دنوں کے لیے بھیج دیں تاکہ میں ذرا سکون محسوس کر سکوں۔ خالدہ کافی سالوں سے ہمارے گھر میں رہتی تھیں، ان کا ہمارے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ لاوارث خاتون تھیں جن کو امی نے اپنے گھر میں ہی رکھ لیا تھا۔ میں بچپن سے ان کے ساتھ رہی تھی اور ان سے بہت اٹیچ تھی۔ امی نے کچھ دن بعد ہی خالدہ کو گاؤں سے ہمارے گھر بھیج دیا۔ جب سے خالدہ آئی تھیں مجھے بہت سکون ہو گیا تھا، میں اب اکیلی نہیں ہوں۔ جبکہ ساتھ والے گھر میں میرا پورا سسرال رہتا تھا، مگر پھر بھی یہاں اکیلے رہنے میں مجھے ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ میں امید سے ہو گئی۔ میں نے خالدہ کو اپنے پاس ہی روکنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ اب آپ میرے پاس ہی رہیں گی۔ امی نے بھی حامی بھر لی، کیونکہ ان کو بھی اس بات کا بہت آسرا تھا کہ وہ تو شہر میں نہیں آ سکتی ہیں مگر خالدہ میرا اچھے سے دھیان رکھے گی۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ میری نظر کچن کی کھڑکی سے باہر باغیچے پہ پڑی، کیونکہ کچن کی کھڑکی سے باہر کا پورا باغیچہ صاف نظر آتا تھا۔ رات 8:15 بجے کا وقت ہوگا کہ میں نے دیکھا کہ درختوں کے اوپر بہت سارے بچے موجود ہیں جو ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگا رہے ہیں۔ میں نے جب یہ خوفناک منظر دیکھا میں چیخ پڑی اور جلدی سے بھاگ کر کمرے میں آ گئی جہاں میرے شوہر آرام سے بیٹھے اپنا کچھ کام کر رہے تھے۔ میری چیخ سن کر وہ بھی گھبرا گئے۔ خالدہ بھی میری آواز سن کر فوراً بھاگی آئیں اور کہنے لگیں، کیا ہوا بی بی، کیا ہوا؟ میرے شوہر بھی پریشان ہو گئے اور بولے کہ کیا ہوا ہے؟ میری زبان ہی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ باہر باغیچے میں درختوں کے اوپر بہت سارے بچے تھے جو چھلانگ لگا کر ایک درخت سے دوسرے درخت پر جا رہے تھے۔ میرے شوہر بولے، کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور باغیچے میں گئے، مگر وہاں ان کو درختوں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ واپس آئے اور بولے کہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، میں نے پورا باغیچہ دیکھا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ خالدہ نے مجھے کہا کہ بی بی آپ آرام کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر، جیسے تیسے وہ 9 مہینے گزر گئے۔ بیچ میں بھی اکثر میں ڈر جاتی تھی۔ کچن میں کام کرتی تو ایسا لگتا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ سوئی ہوئی ہوتی تو لگتا کہ بہت سارے بچے بھاگتے ہوئے ادھر ادھر جا رہے ہیں، مگر جیسے ہی آنکھ کھولتی تو خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جب میرے گھر بیٹی ہوئی تو سب بہت زیادہ خوش تھے، مگر وہ خوشی بس کچھ ہی دنوں کی تھی۔ میری بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ پھر تو جیسے وہ سب واقعات ہونا مزید بڑھ گئے۔ اب تو میری بیٹی اکثر راتوں کو بہت زیادہ چیختی اور روتی رہتی تھی۔ میں پوری رات اس کو سینے سے لگا کر رکھتی تھی
मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं लेती थी। खालदा भी पूरी रात मेरे साथ रहती थी, मगर बच्ची का रोना ख़त्म ही नहीं होता था। जैसे ही उसको बगीचे में लेकर जाते थे तो वो चुप हो जाती थी, और जैसे ही वापस लेकर आते तो वो रोती रहती। एक दिन खालदा बच्ची को लेकर बगीचे में बैठी हुई थी। दिन का वक्त था, मेरी बेटी झूले में थी। मैं किचन में काम कर रही थी और बार बार मेरी नज़र सामने बगीचे पे जा रही थी जहाँ खालदा और मेरी बेटी मौजूद थे। कुछ देर बाद मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि खालदा झूले के साथ ही नीचे लेट गई हैं, और जाहिर था बेचारी वो भी थक जाती थी। मैंने कहा कि चलो सोने देती हूँ, झूला सामने ही तो है, अगर मुन्नी रोएगी तो मैं ख़ुद जाकर ले आऊँगी। फिर मैं खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी नज़र बच्चे के झूले पर दोबारा पड़ी तो अब वहाँ एक औरत खड़ी नज़र आई, जिसके बाल गलाज़त और गंद से भरे हुए थे, और उसका चेहरा ऐसा था जैसे खून का कतरा तक नहीं हो। उसने अचानक मेरी बेटी को झूले से उठाया और सामने दरख्तों की तरफ जाने लगी, और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं ये सब हौलनाक मंजर देख रही थी, मगर मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, मगर मेरा वजूद पत्थर का हो गया था। कुछ लम्हों बाद ऐसा लगा जैसे मेरा वजूद किसी ने आज़ाद कर दिया हो। मैं चीखती और भागती हुई बगीचे में आई। मेरी चीखें सुनकर खालदा भी उठ गईं और घबरा गईं कि क्या हुआ बीबी, क्या हुआ, सब खैर तो है। मैंने कहा कि मेरी बच्ची, वो ले गई मेरी बच्ची। मगर जब खालदा ने झूले में देखा तो कहने लगी, क्या हो गया है बीबी, बच्ची तो झूले में ही है, आपको क्या हो गया है। मैं चीख रही थी, मेरा पूरा वजूद थर थर काँप रहा था। मेरी सास उस वक्त देवर और नंद के साथ गाँव गई हुई थी। मैं इतना डर गई थी कि बेहोश हो गई। खालदा ने फ़ौरन मेरे शौहर को कॉल की और वो घर आ गए। मुझे जब होश आया तो मेरे शौहर मेरी आंखों के सामने थे और खालदा भी वहीं खड़ी थी। मैं उठते ही चीखी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी बच्ची। तो मेरे शौहर बोले, क्या हो गया है, रिलैक्स हो जाओ, वो देखो हमारी बेटी यहीं है, सामने झूले में है। आखिर तुम पूरा दिन क्या सोचती रहती हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे वो मंज़र अपने शौहर को समझाऊं, जिनकी गवाह मेरी दोनों आंखें हैं। फिर कुछ दिन गुजरे होंगे कि अचानक रात के वक्त खालदा की आवाज़ें आने लग गईं। मैं और मेरे शौहर उठ गए। वक्त कोई 2 बजे का होगा। हम जल्दी से भागकर खालदा के कमरे में गए तो खालदा ज़मीन पर गिरी हुई थी और दर्द में रो रही थी। हमने जल्दी से खालदा को उठाया और बिस्तर पर लिटाया। वो बोली, बीबी, बीबी आप सच कहती थी, यहाँ कुछ है, यहाँ वाकई में कुछ है। अभी जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो मैंने देखा कि आपके कमरे के बाहर कोई औरत खड़ी है जो आपके कमरे में देखे जा रही है। मुझे लगा कि कोई चोर है। मैंने गुस्से में पूछा, कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है। तो वो जैसे ही मेरी तरफ मुड़ी उसने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे ज़मीन पर फेंक दिया। इतने में ही बहुत सारे बच्चे वहाँ भागते हुए आए और मुझे, जिनके चेहरे बिल्कुल सफाट थे, वो मुझे खींचते हुए मेरे कमरे में ले आए और यहाँ लाकर मुझे फेंक दिया और गायब हो गए। इतने में ही आप लोग आ गए। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। खालदा की बात सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा कि अब मैं भी यहाँ पे नहीं रहूँगी। मेरे शौहर ने मुझे और खालदा को समझाया कि सब्र करें, कुछ नहीं होगा। अभी वो हमें समझा ही रहे थे कि मेरी मासूम बच्ची के रोने की आवाज़ें आने लग गईं। उफ़, ये वो वक्त था कि मैं बताते हुए भी अभी भी कांप रही हूँ। मैं जल्दी से भागकर कमरे में गई तो वो औरत मेरी बेटी के झूले के पास मौजूद थी और उसने मेरी बेटी को अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ था और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उस औरत की भयानक शक्ल देखकर मैं और मेरे शौहर बहुत खौफज़दा हो गए। उस औरत ने उसी वक्त मेरी बच्ची को बेड पर फेंका और गायब हो गई। मेरी बच्ची बिलक बिलक कर रो रही थी। मैंने फ़ौरन जाकर उसको अपने सीने से लगाया और उसी वक्त हम सब उस घर से बाहर निकल गए और बाहर निकलकर साथ वाले घर यानी मेरी सास के घर आ गए। सास को जब ये सब कुछ पता चला तो वो भी मेरे देवर और ननंद को लेकर सुबह सवेरे वापस आ गई गांव से। अब्बा जी के दोस्त को ये सब मामलात बताए तो उन्होंने एक बुज़ुर्ग का बताया। उन्होंने आकर घर देखा, तावीज़ भी दिए, मगर कोई असर नहीं पड़ा। एक बार और मेरे ऊपर हमला हुआ, मगर अल्लाह पाक के करम से मैं बच गई। फिर उन बुज़ुर्ग ने कहा कि बेहतर है कि तुम लोग ये घर खाली कर दो। वो मखलूक़ात यहाँ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हम सब उस रात
मेरी सास के घर सोए हुए थे, मगर अचानक रात के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरी बच्ची मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैं फ़ौरन घबरा कर उठी, सबको रो रो कर उठाया, चीखी, सब परेशान हो गए। सब ने मेरी बेटी को हर तरफ ढूंढा मगर वो नहीं मिली। मैंने कहा कि साथ वाले घर में देखें, मेरी बच्ची वहाँ तो नहीं है। जब सब भागते हुए उस घर में पहुँचे तो देखा कि वहाँ जिस कमरे में मैं रहती थी बहुत सारे बच्चे घेरा लगाकर बैठे हुए थे और उनके बीच में मेरी बच्ची मौजूद थी जो आंखें बंद किए खामोश थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे उन बच्चों ने खौफनाक चीखें मारी और बच्ची को उठा के दूर फेंका और गायब हो गए। मैं वहीं बेहोश हो गई और जब होश आया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। मेरे शौहर ने बताया कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बस फिर तो जैसे क़यामत बर्पा हो गई, पूरे घर में सिफ़ाए मातम मच गया। मैं 3 दिन तक बेहोश रही, जैसे ही होश में आती फिर बेहोश हो जाती। उस घर ने हमारी भी खुशियाँ खा ली थीं। मुझे नहीं पता था कि वो घर मेरी औलाद को खा जाएगा। मेरे शौहर ने वो दोनों मकान औने पौने दाम में फ़रोख्त कर दिए और दूर एक इलाके में एक छोटा सा घर ख़रीद लिया। काश हम वो दूसरा मनहूस मकान ना ख़रीदते तो आज सब कितना अलग होता। सही कहते हैं लोग, जैसे इंसान का अतीत होता है, गुज़रा हुआ कल होता है, वैसे ही मकान का भी एक अतीत होता है जिसमें क्या हुआ हो पता नहीं होता। काश मैं उस रात उस जगह पे नहीं रहती, अपने गांव चली जाती तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। आज इस बात को काफ़ी साल गुजर गए हैं। अब मेरे घर 2 बेटियां हैं जो बड़ी भी हो गई हैं, मगर मैं आज तक अपनी पहली बेटी को भूल नहीं पाई हूँ और ना ही उस मनहूस घर को जिसने मेरी औलाद को मुझसे दूर कर दिया।